क्या तुमने कभी गौर किया है? क्या कभी 2 पल रुककर प्रकृति के इस खेल को देखा है? एक कछुआ जो धीरे धीरे चलता है, जिसके जीवन में कोई हड़बड़ी नहीं, वो 300 साल जी लेता है। एक बरगद का पेड़ जो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, हजारों साल तक खड़ा रहता है। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता। और इंसान जिसे इस अस्तित्व ने, इस प्रकृति ने सबसे कीमती उपहार दिया, ये मस्तिष्क, ये शरीर, ये समझ, वो 70 या 80 साल में ही थक जाता है। 70 साल होते ही तुम कहते हो कि अब चलने का वक्त आ गया। क्यों? क्या परमात्मा ने इंसान को कमजोर बनाया है? क्या प्रकृति तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? नहीं, तुम एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। एक ऐसी गलती जो तुम रोज, हर पल, हर सांस के साथ दोहरा रहे हो। तुमने मान लिया है कि बुढ़ापा एक अनिवार्यता है। तुमने मान लिया है कि अगर जन्म हुआ है तो शरीर को ढलना ही है, झुर्रियां आनी ही हैं, कमर को झुकना ही है। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, और जो मैं कह रहा हूं उसे अब तुम्हारा विज्ञान भी मानने को मजबूर हो गया है, कि बुढ़ापा कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। बुढ़ापा एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज होता है। ऋषि मुनि जब कहते थे कि वे सैकड़ों साल जीते थे तो तुम हंसते थे। तुम्हें लगता था कि ये कोई कहानी है, कोई मिथक है। लेकिन आज वही बात प्रयोगशालाओं में माइक्रोस्कोप के नीचे सच साबित हो रही है। तुम्हारे शरीर के भीतर, तुम्हारे ही खून की बूंदों में तुम्हारे जीवन के धागे छिपे हैं। एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जो तय करता है कि तुम कब बूढ़े होगे और कब मरोगे। और मज़े की बात यह है कि वो रिमोट कंट्रोल प्रकृति ने तुम्हारे ही हाथ में दिया था, लेकिन तुम्हें उसका बटन दबाना नहीं आया। आज हम उसी बटन की बात करेंगे। आज हम उस ताले को खोलेंगे जिसे विज्ञान टेलोमेरिस कहता है, और जिसे हजारों साल पहले इस धरती के मनुष्यों ने कायाकल्प कहा था। बात को बहुत गहराई से समझना, क्योंकि ये केवल जानकारी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच का फासला है। तुम अपनी उम्र कैसे गिनते हो? तुम कहते हो मेरा जन्म अमुक वर्ष में हुआ तो आज मैं 40 साल का हूं। ये कैलेंडर की उम्र है, ये दीवारों पर लटके हुए कागज की उम्र है। इसका तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं। क्या तुमने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 40 का है लेकिन लगता 60 का है? थका हुआ, बुझा हुआ, जिसकी आंखों की चमक खो गई। और क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 60 का होकर भी 30 का लगता है? जिसके चलने में एक ऊर्जा है, जिसके चेहरे पर एक तेज है। अगर उम्र केवल समय का खेल होती तो 60 साल के सभी लोग एक जैसे दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर के भीतर एक और घड़ी चल रही है, एक जैविक घड़ी। इसे हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं। और दुख की बात यह है कि आज का इंसान कैलेंडर में तो जवान है लेकिन शरीर से बूढ़ा हो चुका है। तुम 40 के होकर भी भीतर से 70 के हो चुके हो। तुम्हारे अंग, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा दिल, ये सब अपनी उम्र से ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तुम मौत की तरफ चल नहीं रहे, तुम दौड़ रहे हो। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? अब जरा उस रहस्य को समझो जो तुम्हारे शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका के भीतर छिपा है। कल्पना करो, तुम्हारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं। हर कोशिका के भीतर एक केंद्र है और उस केंद्र में धागे जैसी संरचनाएं हैं जिन्हें हम डीएनए कहते हैं। यही डीएनए तुम हो। तुम्हारी नाक कैसी होगी? तुम्हारी आंखों का रंग क्या होगा? तुम कितने लंबे होगे? तुम्हें कौन सी बीमारी होगी? ये सब उस डीएनए में लिखा है। ये जीवन की किताब है। लेकिन इस डीएनए के धागे के दोनों सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक वैसा ही जैसा तुम्हारे जूतों के फीतों के किनारे पर वो प्लास्टिक की टोपी होती है। देखा है ना तुमने? वो छोटी सी प्लास्टिक की टोपी फीते को खुलने से बचाती है, उसे बिखरने से रोकती है। अगर वो प्लास्टिक की टोपी निकल जाए तो क्या होगा? फीता खुलने लगेगा, धागे बिखरने लगेंगे और फिर वो फीता किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे डीएनए के धागों के सिरों पर भी एक कैप होती है, एक टोपी होती है। विज्ञान इसे टेलोमेरिस कहता है। ये टेलोमेरिस ही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ये टेलोमेरिस बहुत लंबे होते हैं। उसके जूतों के फीते की टोपी बहुत मजबूत होती है।
इसलिए बच्चे के चेहरे पर वो चमक होती है, उसकी त्वचा में वो कसाव होता है, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वो दिन भर दौड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, उसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, एक प्रक्रिया शुरू होती है। तुम्हारा शरीर लगातार खुद को नया बनाता रहता है। पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई कोशिकाएं पैदा होती हैं। हर बार जब एक कोशिका 2 हिस्सों में बंटती है तो उसे अपने डीएनए की, अपने जीवन की किताब की एक फोटोकॉपी बनानी पड़ती है। और यहाँ पर प्रकृति का एक नियम काम करता है। हर बार जब वो फोटोकॉपी निकलती है तो डीएनए के किनारे पर लगी वो टेलोमेरिस की टोपी थोड़ी सी घिस जाती है, थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे तुम एक कागज़ की फोटोकॉपी कराओ, फिर उस कॉपी की कॉपी कराओ, और फिर उस तीसरी कॉपी की चौथी कॉपी कराओ। 100 बार ऐसा करने के बाद तुम देखोगे कि आखिरी पन्ने पर लिखावट धुंधली हो गई, कुछ अक्षर मिट गए, किनारों से कागज काला पड़ने लगा है। यही तुम्हारे शरीर के साथ हो रहा है। हर सेल डिवीजन के साथ तुम्हारे जीवन का धागा छोटा होता जा रहा है। जब तुम 20 साल के थे, धागा लंबा था, 30 में थोड़ा छोटा हुआ, 50 में और छोटा। और जिस दिन ये टेलोमेरिस का धागा इतना छोटा हो जाता है कि वो डीएनए की रक्षा नहीं कर पाता, उस दिन कोशिका काम करना बंद कर देती है, वो बूढ़ी हो जाती है। इसे ही तुम बुढ़ापा कहते हो। बालों का सफ़ेद होना, त्वचा पर झुर्रियाँ आना, याददाश्त का कमज़ोर होना, हड्डियों का दुखना, ये सब बीमारियां नहीं हैं, ये सब लक्षण हैं इस बात के कि तुम्हारी डीएनए की टोपी अब घिस चुकी है, तुम्हारा फीता बिखरने लगा है। और जब ये धागा पूरी तरह खत्म हो जाता है तो मृत्यु घटित होती है। विज्ञान ने अब ये मान लिया है कि अगर हम किसी तरह इस टेलोमेरिस को छोटा होने से रोक दें या इसे वापस लंबा कर दें तो इंसान की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। ये असंभव नहीं है। कछुए के शरीर में ये अपने आप होता है। कुछ जीवों के शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं अलग ढंग से काम करती हैं, तो इंसान के साथ क्या हो रहा है? समस्या यह है कि तुमने अपने जीवन को ऐसे डिज़ाइन कर लिया है कि तुम खुद ही अपनी कैंची लेकर इस धागे को काट रहे हो। तुम अज्ञान में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपने जीवन को कम कर रहे हो। आज का आदमी क्या कर रहा है? ज़रा अपनी दिनचर्या को देखो। सुबह अलार्म बजता है, तुम झटके से उठते हो। तुम्हारे शरीर को अभी आराम की ज़रूरत थी, लेकिन तुमने उसे ज़बरदस्ती उठाया। उठते ही तुम्हारे दिमाग में चिंताओं का एक तूफान शुरू हो जाता है। ऑफिस जाना है, बॉस को जवाब देना है, लोन की किस्त भरनी है, ट्रैफिक में फंसना है। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जिस वक्त तुम तनाव लेते हो, जिस वक्त तुम डरते हो, जिस वक्त तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर रसायन बदलते हैं। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा शरीर कॉर्टिसोल पैदा करता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, या जिन पर बहुत भारी जिम्मेदारियों का बोझ है, वे अपनी उम्र से बड़े दिखने लगते हैं। नेताओं को देखो, जब वे बड़ी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठते हैं तो चेहरा अलग होता है, और कुछ वर्षों बाद चेहरे पर गहरी लकीरें दिखाई देने लगती हैं। क्या हुआ? तनाव। और फिर तुम्हारा भोजन, तुम जो खा रहे हो उसमें कितना जीवंत है और कितना केवल पैकेटों, डिब्बों और फैक्ट्रियों से आया हुआ है। जिस भोजन में ताजगी नहीं, वो तुम्हें कितनी ऊर्जा देगा? तुम अपने भीतर ऐसा पदार्थ डाले जा रहे हो जिसे संभालने में शरीर को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। जो ऊर्जा शरीर की मरम्मत में लग सकती थी, वो लगातार पाचन और असंतुलन से जूझने में लगती रहती है। तुम अपने शरीर को एक मशीन की तरह चला रहे हो, बिना सर्विसिंग के, और फिर तुम हैरान होते हो कि इंजन में आवाज़ क्यों आ रही है। तीसरी चीज़ है नींद। प्रकृति ने तुम्हें नींद इसलिए दी थी ताकि रात भर में तुम्हारा शरीर अपनी मरम्मत कर सके। नींद कोई बेहोशी नहीं है, नींद एक गहन चिकित्सा है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हारे शरीर के भीतर मरम्मत की प्रक्रियाएं चलती हैं। दिन भर में जो टूट फूट हुई है, शरीर उसे संभालता है, लेकिन तुम रात के 2 बजे तक जागी आंखों से नीली स्क्रीनों को घूर रहे हो। तुमने रात को दिन बना दिया है, और जब रिपेयरिंग का वक्त ही नहीं मिला तो शरीर टूटेगा नहीं तो क्या होगा?
तुम एक ऐसे मकान में रह रहे हो जिसकी दीवारें रोज गिर रही हैं और तुम उनकी मरम्मत करने के बजाय उन पर नए चित्र टांग रहे हो। तुम ऊपर से क्रीम लगाते हो, बाल रंगते हो, सर्जरी कराते हो ताकि तुम जवान दिखो, लेकिन भीतर भीतर जीवन की प्रक्रियाएं कमज़ोर होती जाती। तुम बाहर से पेंट कर रहे हो लेकिन नींव कमज़ोर हो चुकी है। ये तो हुई समस्या, ये तो हुआ वो अंधेरा जिसमें तुम जी रहे हो। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या कोई ज्योति है? हाँ, रास्ता है। और वो रास्ता आज का नहीं है, वो रास्ता सनातन है। जब आज का विज्ञान पैदा भी नहीं हुआ था, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इस देश के ऋषियों ने, उन ध्यानस्थ मनीषियों ने शरीर और जीवन के संबंध को अपनी तरह से समझने की कोशिश की थी। उन्होंने एक पूरा विज्ञान विकसित किया जिसे आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद का मतलब केवल दवाइयाँ नहीं है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु का विज्ञान, जीवन का वेद। उसमें एक विशेष शाखा थी जिसे कहा गया रसायन या कायाकल्प। कायाकल्प का शाब्दिक अर्थ ही है काया का, यानी शरीर का फिर से नया हो जाना। ऋषि च्यवन की कथा तुमने सुनी होगी। वे वृद्ध हो गए थे, जर्जर हो गए थे, लेकिन कथा कहती है कि कायाकल्प की विधियों से उन्होंने अपनी शक्ति वापस पाई। इसे केवल कहानी की तरह मत देखो, इसे एक संकेत की तरह देखो। अमृत कहीं बाहर बादलों के ऊपर स्वर्ग में रखा हुआ नहीं है। जीवन को संभालने वाली अनेक प्रक्रियाएं तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हारे शरीर में मरम्मत की क्षमता है। तुम्हारे भीतर ऐसी जैविक व्यवस्थाएं हैं जो क्षति को संभालती हैं। लेकिन तुम्हारा गलत जीवन, तुम्हारा तनाव, तुम्हारा खान पान, तुम्हारी नींद, इन सब का प्रभाव उन व्यवस्थाओं पर पड़ता है। कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया का संकेत यही है कि शरीर की सोई हुई क्षमता को कैसे सहारा दिया जाए। तुम जो अब तक करते आए हो वो विनाश की यात्रा थी। तुम अज्ञान में अपनी उम्र घटा रहे थे। अब हमें उस यात्रा को पलटना है, हमें वापस लौटना है। इसे ही प्रत्यावर्तन कहते हैं, लौटना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर ऐसे स्विच हैं जिन पर तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी सांस, तुम्हारी नींद और तुम्हारी मनोदशा प्रभाव डालती है, तो क्या तुम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहोगे? लेकिन वो स्विच केवल किसी डॉक्टर की दवा में नहीं है, वो किसी बाजार में बिकने वाली शीशी में नहीं है। उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारी सांसों में और तुम्हारे भोजन के तरीके में छिपा है। ऋषियों ने कहा था कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन गलत भोजन जीवन को बोझ भी बना सकता है। उन्होंने कहा था प्राण ही जीवन है। अब हम उस गहरे विज्ञान में उतरेंगे कि आखिर वो कौन सी चाबी है जिससे हम शरीर की टूट फूट को कम कर सकें और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। तुमने देखा होगा कि पुरानी इमारतों को फिर से रिनोवेट किया जाता है, उन्हें फिर से नया जैसा बनाया जाता है। ठीक वैसे ही शरीर में भी मरम्मत की प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने शरीर की भाषा सीखनी होगी। अभी तुम्हारा शरीर तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहा है। जब पीठ दुखती है, जब सिर भारी होता है, जब नींद नहीं आती, तो शरीर संकेत दे रहा है कि कुछ संतुलित नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम एक दर्द निवारक गोली खाते हो, शरीर का मुंह बंद करते हो और फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाते हो। तुम शरीर की नहीं सुन रहे, तुम समाज की सुन रहे हो। समाज कहता है तेज दौड़ो, ज्यादा कमाओ, कम सो, सफल बनो। प्रकृति कहती है ठहरो, सांस लो, जुड़ो। और इन दोनों के बीच के संघर्ष में तुम्हारा जीवन पिस रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि जिसे तुम सफलता कहते हो, अगर वह समय से पहले तुम्हारे शरीर को तोड़ दे तो वह सफलता नहीं है। असली सफलता तो यह है कि लंबी उम्र तक तुम्हारे चेहरे पर बच्चों जैसी हंसी हो, तुम्हारे पैरों में ऊर्जा हो और तुम्हारी चेतना जीवंत रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम क्या करें? क्या हम सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं? नहीं, पलायन की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसी संसार में रहना है, इसी बाजार में रहना है, इसी शोरगुल के बीच रहना है, लेकिन फिर भी अपने भीतर संतुलन पैदा करना है। कमल की तरह पानी में रहना है, लेकिन पानी से अछूता। अब प्रश्न खड़ा होता है, वो चाबी कहाँ है? ऋषियों ने जीवन के रस को एक बहुत सुंदर प्रतीक दिया था, सोमरस। तुमने वेदों में पढ़ा होगा, पुराणों में सुना होगा कि देवता सोमरस पीते थे और अमर हो जाते थे।
लोगों ने इसके अनेक अर्थ निकाले, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोमरस को भीतर के जीवन रस के प्रतीक की तरह भी समझा जा सकता है। अब सबसे पहला सूत्र समझो। आयुर्वेद और योग ने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण आयामों पर जोर दिया। पहला आयाम है लंघन या उपवास। आज के आदमी की सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है कि उसे खाना नहीं मिल रहा, मुसीबत यह है कि वो कभी रुकता नहीं है। तुम सुबह उठते हो, खाते हो, दोपहर में खाते हो, शाम को खाते हो, बीच बीच में भी कुछ न कुछ मुंह में डालते रहते हो। तुम्हारा शरीर एक मशीन बन गया है जिसे लगातार काम पर लगा दिया गया है। ज़रा सोचो, अगर तुम अपनी कार के इंजन को लगातार चालू रखो, उसे कभी बंद ही ना करो, तो वो इंजन कितने दिन चलेगा? तुम अपने पाचन तंत्र को कभी विश्राम नहीं देते। आयुर्वेद कहता है लंघनम परमौषधम। इसके पीछे एक आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा से जुड़ी चर्चा होती है जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। जब कुछ समय तक भोजन नहीं आता तो शरीर की ऊर्जा व्यवस्था बदलती है और कोशिकीय स्तर पर अनेक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। शरीर बहुत बुद्धिमान है, वह अपने भीतर की व्यवस्थाओं को संभालता है। पुरानी और क्षतिग्रस्त संरचनाओं को साफ करने की प्रक्रियाएं मौजूद हैं। इसीलिए भोजन के बीच अंतराल और संतुलन की चर्चा की जाती है। लेकिन तुम्हें डर लगता है कि अगर कुछ घंटे खाना नहीं खाया तो कमज़ोर हो जाओगे। समस्या हमेशा भोजन की कमी नहीं है, कई बार समस्या भोजन का अतिरेक भी है। ऋषि मुनि जो व्रत रखते थे उनमें केवल धार्मिक अर्थ ही नहीं, अनुशासन और संयम का तत्व भी था। तो पहला सूत्र है, अपने शरीर को हर समय भोजन से मत भरते रहो, लेकिन उपवास को अंधाधुंध मत अपनाओ। हर शरीर अलग है। बीमारी, गर्भावस्था, दवाओं या अन्य स्थितियों में चिकित्सकीय सलाह आवश्यक हो सकती है। दूसरा आयाम है प्राण और श्वास। तुम्हें लगता है कि तुम सांस ले रहे हो, अक्सर तुम केवल हवा को फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ले जाते हो और वापस छोड़ देते हो। तनाव के समय सांस और भी उथली हो जाती है। कछुए की धीमी गति और शांत श्वास को मनुष्य ने लंबे समय से प्रतीक की तरह देखा है। यहाँ एक बात समझने योग्य है, तुम्हारी सांस तुम्हारी मनोदशा से जुड़ी है। जब तुम तनाव में होते हो, गुस्से में होते हो, भय में होते हो, तुम्हारी सांस बदल जाती है। कायाकल्प का दूसरा रहस्य है सांसों को गहरा करना, शांत करना, सहज बनाना। जब तुम धीरे धीरे सांस लेते हो और लंबा श्वास छोड़ते हो तो शरीर को शांति का संकेत मिल सकता है। जैसे ही मन शांत होता है, तनाव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुमने देखा होगा जो लोग ध्यान करते हैं, जो गहरे मौन में उतरते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वे जीते हैं लेकिन एक ठहराव के साथ। तो आज से अपनी सांसों पर गौर करना शुरू करो। जब भी याद आए एक सहज गहरी सांस लो, पेट को फैलने दो, फिर धीरे धीरे बिना किसी जोर के उसे बाहर आने दो। तीसरा आयाम है प्रकृति का रसायन। प्रकृति ने अनेक पौधे, फल और जड़ी बूटियां दी हैं। आयुर्वेद में कुछ पदार्थों को रसायन परंपरा से जोड़ा गया है। तुमने अश्वगंधा का नाम सुना होगा, आंवला का नाम सुना होगा, गिलोय को जाना होगा। लेकिन यहाँ भी विवेक जरूरी है। हर प्राकृतिक चीज हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होती। जड़ी बूटियां भी दवाओं से प्रतिक्रिया कर सकती हैं, इसलिए अंधविश्वास नहीं, समझ आवश्यक है। आंवला पोषण का स्रोत है। अनेक प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर एक और बात है, वो है तुम्हारी मनोदशा। तुम चाहे कितना भी अच्छा भोजन खा लो, चाहे कितने भी नियम बना लो, अगर तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे विचारों का तूफान चल रहा है, अगर तुम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में पिस रहे हो, तो जीवन का रस सूखने लगता है। मन का ये शोर तुम्हारे शरीर के लिए लगातार चलने वाले भूकंप जैसा है। क्या तुम भूकंप में मकान बना सकते हो? नहीं। जब जमीन हिल रही हो तो दीवारें खड़ी करना कठिन है। तुम्हारा शरीर रोज संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी चिंता का भूकंप उसे फिर हिला देता है। तुमने देखा है, जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, या जब तुम किसी संगीत में खो जाते हो, तो तुम्हें भूख प्यास का पता नहीं चलता। तुम थकान भूल जाते हो, तुम अचानक हल्के हो जाते हो। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त तुम्हारे भीतर जीवन का रस बहता है।
तो असली कायाकल्प तब घटित होता है जब तुम अभी में जीना सीखते हो। इस पल में न कल की चिंता, न बीते कल का बोझ, बस ये एक पल। जो आदमी इस एक पल को पूरा जी लेता है, उसके भीतर समय की पकड़ बदल जाती है। अब तुम्हें क्या करना है? क्या पहाड़ पर जाना है? नहीं, तुम्हें इसी घर में, इसी ऑफिस में, इसी दुकान पर रहते हुए एक नया जीवन शुरू करना है। अपने भोजन को देखो, अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन को कम करो। ताजे फल, सब्जियां, मेवे और संतुलित आहार को महत्व दो। अपनी रातों को सुधारो। शरीर को अंधेरे की जरूरत होती है। नींद के प्राकृतिक चक्र का सम्मान करो। जल्दी सोने की आदत बनाओ और अपनी दिनचर्या को प्रकृति के करीब लाने की कोशिश करो। और सबसे जरूरी, दिन में कुछ देर के लिए कुछ भी मत करो। न मोबाइल, न टीवी, न लगातार सूचना। बस बैठ जाओ, अपनी सांस को देखो, आती है, जाती है, उस सन्नाटे को सुनो। मत सोचो कि बहुत देर हो गई है। जीवन में परिवर्तन के लिए जागरूकता का क्षण महत्वपूर्ण है। जिस पल तुम जाग गए, उसी पल सवेरा है। अगर आज तुम अपनी आदतों को बदलते हो तो समय के साथ तुम्हारे शरीर की अनेक प्रक्रियाएं बदल सकती हैं। लेकिन बुढ़ापे को केवल एक नारे में मत बांधो। शरीर की वास्तविकता को समझो और जीवन की गुणवत्ता पर काम करो। भीड़ की तरफ मत देखो, अपनी जड़ें गहरी करो, बरगद की तरह। अपने भीतर के जीवन रस को पहचानो। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर आते हैं जहां विज्ञान और आध्यात्म की बातचीत शुरू होती है। हमने भोजन की बात की, सांस की बात की, उपवास की बात की। ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर मकान में रहने वाला मालिक ही उदास हो, अगर घर का मालिक ही जीने की इच्छा छोड़ चुका हो, तो केवल बाहर का पेंट पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हारा शरीर वो मकान है और तुम्हारी चेतना उसका निवासी। आज का विज्ञान एपिजेनेटिक्स की चर्चा करता है। शब्द कठिन है लेकिन संकेत महत्वपूर्ण है। डीएनए अकेला ही पूरी कहानी नहीं है। पर्यावरण, जीवन शैली और अनेक जैविक कारक जीन अभिव्यक्ति से जुड़े होते हैं। तुम्हारे अनुभव और तुम्हारा जीवन शरीर पर प्रभाव डालते हैं। प्लेसिबो प्रभाव भी यह दिखाता है कि अपेक्षा और विश्वास कुछ परिस्थितियों में अनुभव और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोच लेने से हर बीमारी ठीक हो जाएगी। अर्थ इतना है कि मन और शरीर का संबंध वास्तविक और जटिल है। समाज ने तुम्हारे दिमाग में उम्र को लेकर अनेक धारणाएं भर दी हैं। 60 साल के हो गए, अब रिटायर हो जाओ, अब तो घुटने दुखेंगे ही, अब तो आंखें कमज़ोर होंगी ही। ये सामूहिक सुझाव तुम्हारे मन पर असर डालता है। कायाकल्प का एक गहरा सूत्र है, अपनी उम्र को अपनी पूरी पहचान मत बना लो। पासपोर्ट पर जो उम्र लिखी है उसे सरकारी दफ्तरों के लिए रहने दो, उसे अपनी आत्मा की परिभाषा मत बनने दो। रोज सुबह उठकर शीशे में ये मत ढूंढो कि आज कौन सी नई झुर्री आई। इसके बजाय अपनी आंखों में देखो और उस ऊर्जा को महसूस करो जो जीवन के प्रति अभी भी खुली है। तुम्हें अपने मन का सॉफ्टवेयर बदलना होगा। जब तुम खुश होते हो, जब तुम प्रेम से भरे होते हो, जब तुम करुणा में होते हो, तुम्हारे भीतर की जैविक प्रतिक्रियाएं भी अलग होती हैं। और जब तुम ईर्ष्या में जलते हो, जब तुम किसी से नफरत करते हो, जब तुम बदला लेने की आग में होते हो, तो तुम केवल किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, तुम अपने भीतर भी तनाव पैदा कर रहे होते हो। तो जवान रहने का रास्ता क्या है? हंसना सीखो। गंभीरता को जीवन का एकमात्र धर्म मत बनाओ। असली ज्ञानी की हंसी बच्चों जैसी हो सकती है। जब तुम खिलखिलाकर हंसते हो, जब तुम्हारा पूरा शरीर हंसी से डोलता है, उस वक्त तनाव की पकड़ टूटती है। हंसी और तनाव एक साथ लंबे समय तक टिकना कठिन पाते हैं। तो अपने जीवन में हंसी को वापस लाओ। छोटी छोटी बातों पर हंसो, अपनी मूर्खताओं पर हंसो। जो आदमी खुद पर हंस सकता है, उसका चित्त हल्का हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक व्यावहारिक जीवन शैली का नक्शा देता हूँ। इसे कठोर नियम की तरह नहीं, एक उत्सव की तरह समझना। सुबह जब आंख खुले तो बिस्तर से झटके से मत कूदो। 2 मिनट पड़े रहो, अपने शरीर को महसूस करो। पंजों से लेकर सिर तक एक धन्यवाद का भाव लाओ। अस्तित्व ने मुझे एक और दिन दिया है। यह दिन कोरा कागज है, मैं इस पर क्या लिखूंगा? सुबह की पहली रोशनी को महसूस करो।
दिन के प्राकृतिक प्रकाश का तुम्हारी जैविक घड़ी से गहरा संबंध है। स्नान, नहाना केवल मैल धोना नहीं है, ये ताजगी का अनुभव भी है। लेकिन अत्यधिक ठंडे पानी को हर व्यक्ति के लिए चमत्कारी मत मानो। शरीर, मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार विवेक रखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच कुछ पल ऐसे चुराओ जब तुम दुनिया के लिए गायब हो जाओ। न फोन, न व्यापार, न लगातार मांग, केवल तुम। उस अकेलेपन में संघर्ष कुछ देर के लिए शांत हो सकता है। सोने से 1 घंटा पहले दुनिया को विदा करना सीखो। जो खबरें तुम देखते हो, जो बहसें करते हो, वे दिमाग में घूमती रहती हैं और नींद को प्रभावित कर सकती हैं। सोने से पहले कुछ शांत पढ़ो या मधुर संगीत सुनो। बिस्तर पर लेटकर शरीर को क्रमशः ढीला छोड़ो। पैरों से शुरू करो और सिर तक आओ। हर अंग से कहो, विश्राम करो, आज का काम पूरा हुआ। एक बात और, बहुत से लोग इसलिए जल्दी बुझने लगते हैं क्योंकि उनके पास जीने का कोई अर्थ नहीं बचता। वे केवल दिन काट रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग अचानक क्यों टूटने लगते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है अब मेरी ज़रूरत नहीं है। जीवन को चुनौती दो, कुछ नया सीखो। 60 साल के हो गए तो क्या हुआ? सितार बजाना सीखो, नई भाषा सीखो, पेंटिंग करो। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो दिमाग में नए संबंध बनते हैं। विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी की चर्चा करता है। जब तक तुम सीख रहे हो तुम्हारे भीतर जीवंतता है। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन मानसिक जड़ता शुरू हो सकती है। दिमाग को कचरे से मत भरो, उसे सृजन से भरो। अंत में साक्षी भाव का परम सूत्र समझो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम वह भी हो जो शरीर और मन की गतिविधियों को देख सकता है। जब दर्द हो तो देखो, शरीर में दर्द है। जब उम्र बढ़े तो देखो, शरीर बदल रहा है। साक्षी बनो। निष्कर्ष क्या है? सार क्या है? पहला, तनाव कम करो, अपने शरीर की जैविक प्रक्रियाओं का सम्मान करो। दूसरा, संतुलित खाओ, आवश्यकता से अधिक मत खाओ। उपवास जैसी विधियों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार समझदारी से अपनाओ। तीसरा, सांस को शांत और सहज बनाओ। चौथा, सीखते रहो, हंसते रहो और खुद को केवल उम्र के आंकड़ों में मत बांधो। पांचवा, साक्षी बनो। जानो कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन देखने की क्षमता तुम्हें भीतर की एक अलग गहराई से जोड़ सकती है। यह कायाकल्प की विधि कोई जादू टोना नहीं है। ये जीवन को उसकी पूरी क्षमता में, उसकी पूरी गरिमा में जीने का प्रयास है। तुम आज जहां खड़े हो वहां से परिवर्तन संभव है। शिकायत करना छोड़ो, पछताना छोड़ो, भविष्य के भय में वर्तमान को मत गंवाओ। बस आज को, इस अभी को इतना रसपूर्ण बना दो, इतना जीवंत बना दो कि तुम्हारा जीवन अधूरा प्रतीत ना हो। मृत्यु आएगी, वो निश्चित है, लेकिन वो एक थके हुए, हारे हुए जीवन के अंत की तरह ही आए। ये आवश्यक नहीं। तुम जीवन को इस तरह जी सकते हो कि अंत तक तुम्हारे भीतर गरिमा, जागरूकता और तृप्ति बनी रहे। अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाओ। अपने शरीर को सुनो, अपने मन को समझो, अपनी सांस को पहचानो, अपने भोजन में विवेक लाओ, अपने मौन को वापस खोजो। यही भीतर लौटना है, यही जीवन के रस को पहचानना है, यही कायाकल्प है।